नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। मुंबई में कोरोना का संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज 22,000 के लगभग मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में 30,000 के पार। पूरे हिंदुस्तान में 1,06,000 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। अब तक लगभग 3,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। मुंबई में मरने वालों की संख्या 1,000 के पार हो चुकी है महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से जो मरने वालों की संख्या हालांकि मुंबई में नियंत्रण में है और राज्यों के अहमदाबाद और गुजरात की अपेक्षा, लेकिन मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है? हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के महासचिव आरयू सिंह जी जुड़े हुए हैं और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि मुंबई में जो संक्रमण इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ा हुआ है और वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? सिंह साहब, आरयू सिंह जी बताइए, इसके पीछे क्या वजह है कि मुंबई में इतनी तेजी से रफ्तार कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की बढ़ रही है? मुंबई में आपकी बात सही है, बहुत तेजी से रफ्तार और देश में जितने हैं उसके 35% सिर्फ महाराष्ट्र में है। जी, में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की हालत खराब है। जी, सरकार को इतनी कड़ाई से पालन, क्या सरकारी व्यवस्था कहीं गड़बड़ है इसमें दिख रही है आपको, ऐसा लग रहा है? और दुख की बात यह है कि हमारे जो आवाज थोड़ा रह के रुक जा रही है। हाँ, हाँ, जहाँ आबादी का घनत्व ज्यादा है, धारावी जैसे जगह में सरकार वहाँ के कुछ के लोगों को लेकर बड़ी जगह में रखना चाहिए। आसपास के स्कूलों में, कॉलेज में आपातकाल समझ करके उनको टेक ओवर करके उनको रखना चाहिए, क्योंकि लोगों की मजबूरी है कि कई शौचालय में सैकड़ों लोग जाते हैं, छोटे छोटे घर हैं, सामाजिक दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। जी 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 जी। तो सरकार को इस दिशा में कोई न कोई कदम तुरंत उठाना चाहिए। क्या इसमें ये मानते हैं कि हमारे यहाँ की जो घनत्व आबादी है वो इसका कारण है, या कहीं न कहीं सरकार की तो थोड़ी सी कहीं कहीं कुछ खामियां है, वह कारण हो सकती है? सरकारी खामियां है या प्रशासनिक तौर पे कहीं न कहीं कुछ लापरवाहियां बढ़ती हो जा रही है जिसकी वजह से यह संक्रमण फैल रहा है? दोनों तरफ से है। सरकार तो चाहती है कि संक्रमण तेजी से न फैले, लेकिन सरकारियों का अगर 100% पालन नहीं होता है तो उससे ही संक्रमण ज्यादा फैलता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को चाहिए कि आदेश की अवहेलना करता है उसके साथ कड़ाई करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग करें, लोगों का ज्यादा से ज्यादा देखें कि इन क्षेत्रों में लोग कितने मरीज हैं। मरीजों का जानना भी जरूरी है सरकार के लिए। और अभी सरकार बीकेसी में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रही है 1,000 बेड का। तो जितना हॉस्पिटल बनना चाहिए, लोगों के अंदर एक हो गया है मुंबई महाराष्ट्र, इसलिए जो लोग गांव की तरफ जा रहे हैं उसके एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ, तो सरकार का लोगों के मन में विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी। नहीं, क्या यहाँ के सरकार के प्रति लोगों का विश्वास नहीं, इसलिए लोग यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं, या महामारी के डर की वजह से पलायन कर रहे हैं? दोनों बातें, महामारी का भय भी है और गरीबी भी कारण है। लोगों स्वयंसेवी संस्थाओं ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उनकी देखभाल की, खाने पीने की व्यवस्था की, लेकिन संक्रमण मुंबई में रुक नहीं रहा है तो लोगों में विश्वास नहीं जम रहा है कि हम कब तक यहाँ रहेंगे, और इसके कारण लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं।
नहीं, क्या लगता है सिंह साहब कि मुंबई में जो स्लम एरिया है, घनी जो स्लम एरिया है, वो वही एक वजह है इस कोरोना संक्रमण के? झुग्गी अगर हमारी बस्तियां घनी नहीं होती तो क्या संक्रमण पे हम कंट्रोल, नियंत्रण पा सकते थे? सभी बस्तियों को खाली करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां शिवाजी नगर है, धारावी है, ये तो बस्तियां हैं जो बहुत सघन हैं, लोगों के छोटे घर हैं, और इस छोटे घर के कारण जो लोगों को सावधानी लेनी चाहिए और लेनी हो नहीं पाता है, सावधानी चाहते हुए भी वो नहीं ले पाते। और इस रूप से जो छोटे बच्चे हैं उनका जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसलिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सरकार को कुछ बस्तियों से एक घर छोड़ के, दो घर छोड़ के, इस तरह से कुछ लोगों को बढ़ी जाना चाहिए, मेरा ऐसा मत है। अरे सिंह, मैं एक सवाल आपसे एक बात करना चाहूंगा कि अगर जब आज से 20 साल पहले एसआरए का प्रोजेक्ट ये चालू हुआ था, झुग्गी बस्तियों को रीडेवलपमेंट के तहत उनको मकान देने की, फ्लैट पक्के मकान देने की व्यवस्था का एक स्कीम चालू हुआ था, आज 20 साल में इन झोपड़पट्टियों को अगर वो ईमानदारी से और सही तरीके से उस पर काम हुआ होता तो आज मुंबई में इतने बड़े पैमाने पर झुग्गी बस्तियां नहीं होती, और आज इस तरीके से कोरोना का संक्रमण से मुंबई इतनी तरीके से गिरफ्त में नहीं आ पाता। क्या इसको, मैं ये जो बहुत बात बोला, इसके ऊपर आपकी सहमति है? क्या आप कहना चाहेंगे कि क्यों नहीं झोपड़पट्टी मुक्त हो चुकी मुंबई? बिल्कुल, आपकी ये राय से मैं एकदम सहमत हूँ। अगर सरकारी जो महकमा है वह ईमानदारी से ये सारे को डेवलप करता तो ये महामारी इतनी तेजी से नहीं फैलती। इसलिए कि जहां जहां झोपड़पट्टियों का विकास हुआ है, लोग अपने घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहां यह महामारी इस तरह की नहीं है जिस तरह की झोपड़पट्टियों में है। इसलिए सरकार को, आपकी राय बहुत ही अच्छी राय है, सरकार तक हम भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप भी पहुंचाइए कि अगर अगले 4-5 साल में ये सारे का सही तरीके से विकास किया गया तो आने वाले समय में कैसी भी महामारी आए, झोपड़पट्टी के लोग मेहनती हैं, सावधानी से रहने वाले हैं, उसे एकदम से नियंत्रित कर लें, क्योंकि वहां फिर जो शौचालय होगा एक परिवार के लिए होगा, रहने की जो व्यवस्था है एक परिवार उसमें कर सकता है। इतना बड़ा घर है, आज 300 स्क्वायर फुट का 1 बेड का घर मिल जाता है, तो लोग बहुत आसानी से नियंत्रित अपनी बीमारी को कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी जो सरकार की नाकामी है, कोई भी सरकारें रही हूँ, आगे लेकर जाएंगे कोरोना के बाद, इस पर हम जरूर अपना काम करेंगे। क्या लगता है कि कोरोना की इस महामारी से सरकार हो, प्रशासन हो, या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हों, या बिल्डर लोग इसके, ताकि इस जो एसआरए का प्रोजेक्ट जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन करके 20 साल पहले चलाया गया था, आज उसको नाकाम करके उस पे हम सफल नहीं हो करके आज कोरोना जैसी भयंकर महामारी के चपेट में आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से झोपड़पट्टियों में बीमारी फैली है, अगर एसआरए के लोगों ने ईमानदारी से अपना काम किया होता तो शायद आज उनको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। इस बात से मैं सहमत हूँ। जी, लेकिन एक बात देखिए, इसमें सरकार का पैसा लगता भी नहीं है, उल्टे उनको टैक्स मिलता है, फिर आखिर क्यों ये सारे के प्रोजेक्ट को बीच बीच में रोका जाने का सिलसिला चालू हुआ, कहीं बंद हुआ, कहीं चालू हुआ, कहीं अटक गया, कहीं शुरू हुआ, बिल्डर परेशान हुआ, कहीं पब्लिक परेशान हुआ, कहीं झोपड़े टूटे, आधे पे पड़े, ये सारी प्रक्रिया क्यों होती गई सर? चाहे देखिए आपकी भी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे शिवसेना की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार, सब में यही सिलसिला चलता रहा। बिल्डरों के साथ, कहीं बिल्डरों के साथ अन्याय हुआ तो कहीं जनता के साथ अन्याय हुआ, कहीं उसको पात्र मिला गया, कहीं किसी को अपात्र किया गया। ये सारी प्रक्रिया, कहीं सारे में बैठे हुए अधिकारियों ने अपनी मनमानी चलाई तो कहीं किसी ने मनमानी चलाई। ये सारे पे कहीं ने सरकार व्यवस्थित ढंग से, किसी भी सरकार हो, हम किसी भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, किसी की भी सरकार हो, लेकिन इसके ऊपर पूरी ध्यान केंद्रित नहीं किया
और इसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए नियंत्रण में नहीं किया। सरकार होती है प्रशासनिक अधिकारियों पे अंकुश दबाने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट हो तो सही तरीके से चले। 850 प्रोजेक्ट मुंबई में रुके हुए हैं और हमारी सरकार जब फडणवीस जी के नेतृत्व में थी, हमने लगभग 500 करोड़ रुपया वो प्रोजेक्ट फाइनेंस के कारण नहीं चल रहे थे, के लिए अलॉटमेंट भी किया, लेकिन बिल्डर इस डर से कि रियल मार्केट डाउन है, हमारे बनाए प्रोजेक्ट जो बनाएंगे बिकेंगे नहीं, हमारा पैसा लगेगा, फिर पैसा हम सरकार को लौटाएंगे। पिछले 3 साल में उन्होंने इसके काम नहीं किया, आजादी इसके कारण, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा नहीं, और ये प्रोजेक्ट शुरू हो, इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र सरकार से 500 करोड़ का प्रावधान किया। वो पैसा अभी भी है, ये सरकार को इसके बाद इस पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, और झोपड़पट्टी का विकास होगा तभी एक स्वच्छ मुंबई मिलेगी हमको देखने को भविष्य में। जी साहब, एक बात और बताइए कि आपने बोलिया 20 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहा था, मुझे लग रहा है कि काफी जगहों पे विकास का काम हुआ भी, बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाए भी, लोगों को शिफ्टिंग भी किया, लेकिन झोपड़पट्टियों की मात्रा मुंबई में जस की तस बनी हुई है। इसके पीछे कहीं बीएमसी का आप भूमिका संदिग्ध नहीं मानते? बीएमसी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, जिन लोगों को इस में घर मिल जाता है जी, इसमें से बहुत से लोग घर को किराए पर दे देते हैं, फिर जाकर नई झोपड़पट्टी बसाते हैं के जरिए। इसके लिए जिम्मेदार तो कहीं न कहीं बीएमसी है, या कहीं न कहीं ये सारे के अधिकारी हैं। तो दोनों अगर प्रशासन सख्त होगा और उसको सख्ती से पालन करेगा तो ये नौबत नहीं आएगी। वो बात आप पर है, लेकिन इससे पहले जब पृथ्वीराज चौहान जी की सरकार थी, उसने बीएमसी के हाथ से डिमोलिशन जो तोड़फोड़ विभाग का करके डिप्टी कलेक्टर को दिया। इसलिए महानगर पालिका डिप्टी कलेक्टर को लिखती है, और डिप्टी कलेक्टर अपना असमर्थता जता देता है कि मेरे पास बहुत सी शिकायतें हैं, मैं किसका तोड़ूं। इसलिए किसी न किसी स्तर पर प्रशासनिक जो कमजोरी है उसके कारण ऐसा हुआ है कि, और झोपड़पट्टियां तो सारे इतने बन गए, फिर भी वहां झोपड़पट्टियां कहीं न कहीं बनती जा रही। प्रशासनिक अक्षमता का परिणाम है, ये सच है जी। तो मतलब एक तरफ हम असमर्थता जता देते हैं, उस असमर्थता के कारण आज मुंबई कोरोना को रोकने में असमर्थ हो गई है। हमारी हर समय असमर्थता और हर जगह असमर्थता, हमारे कोरोना जैसी महामारी में भी असमर्थता लोगों को देखने को मिल रही है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। अगर ये माना जाए तो कहीं बीएमसी के अधिकारियों को शक्ति दिखानी पड़ेगी, कहीं न कहीं, जैसे हम ठीक है उस समय झोपड़पट्टियों में नहीं दिखाई, कम से कम आज कोरोना की महामारी में तो शक्ति दिखाएं। कोरोना की महामारी में जो पालन नहीं करा उनको सख्ती से पालन करवाएं, जो भी है किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाएं। प्रवासी मजदूर अगर जाना चाहते हैं तो उनको सही तरीके से जाने दिया जाए। आज आप एक बात करें, प्रवासी मजदूरों को लेकर के सिंह साहब भाजपा और कांग्रेस दोनों बसों को लेकर के सियासत कर दी है, क्या ये सियासत इस समय सही है? देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में झूठ मूठ का पैर अड़ंगा डाल रही है। आज देश में सबसे अच्छी तरह किसी किया है, प्रबंधन किया तो उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगीनाथ की सरकार है, आदित्यनाथ जी की सरकार है। सरकार को जिस तरह से काम करने की सराहना पूरे देश में मिली है, इससे कांग्रेस में घबराहट पैदा हुई और कांग्रेस लोगों की सहायता करना नहीं चाहती है, आदरणीय योगी जी के काम में अड़ंगा डालना चाहती है। इसलिए बस का शगुफा लेकर आई। जो राजस्थान से मजदूर हमारे यूपी के लिए चले थे, बिहार के लिए चले थे, तब ये राजस्थान की बसें कहाँ थी? तब राजस्थान की बसों ने क्यों नहीं यूपी बिहार उनको पहुंचाया? आज जब सबसे सफलतम तरीके से आदरणीय योगी जी की सरकार सारी चीज व्यवस्था कर रही है, तो एकदम तुच्छ राजनीति के स्तर पर कांग्रेस उतर गई है। योगी जी को पहचान करने के लिए सेवा की भावना होती तो राज्य से
इनकी बसें पहले ही यूपी वालों को लेके आती, भर भर के आती, तो कौन रोकता? लेकिन उस समय उन्होंने लेकिन साहब ये बताइए, इतने पैदल लोग चल रहे हैं, कहीं पैदल चलते चलते लोग मर जा रहे हैं, पैदल बच्चे चल रहे हैं, छोटे बच्चे चल रहे हैं, बूढ़े चल रहे हैं, गर्भवती औरतें चल रही हैं, इतने लोग पैदल, कितनी लंबी यात्रा होती है साहब मुंबई से बनारस, यूपी की, इलाहाबाद की, इतनी बड़ी पैदल यात्रा करना क्या हमारी सरकारों को, किसी भी सरकार हो, किसी भी राजनीति, किसी की सरकार हो, चाहे उद्धव की सरकार हो जी, महाराष्ट्र की सरकार में भी, यहाँ भी तो कांग्रेस सरकार में है, यह चाहती तो महाराष्ट्र एसटी की बसें ले जाकर के पहले ही छोड़ देती महाराष्ट्र की सड़कों पर। वहां इनका कहना है कि वहां की सरकार उनको पहले एक्सेप्ट तो करे, वो बीच में छोड़ना हुई है। सरकार पिछले 3-4 दिन से सक्रिय हुई है, महाराष्ट्र की सरकार ले जाकर के सबको मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर डंप कर दे रही है। लेकिन अगर ये सरकार पहले ही जाग गई होती महाराष्ट्र की, तो सड़कों पर इतने लोग चलते नहीं और लोग मरते नहीं। इस तरह से लोग सोए हुए थे, रेल की पटरी पर मर गए, मरते। अगर महाराष्ट्र की सरकार पहले से जागृत हो जाती तो उन्हें पहुंचा देती। एमपी तो एमपी के बॉर्डर पर, लेकिन सरकार की चौतरफा एमपी के बॉर्डर, अगर बॉर्डर एमपी का बॉर्डर पार नहीं किया, हर राज्य अपने अपने स्तर पर सिल था, तो अगर बॉर्डर पे छोड़ें और बॉर्डर पे ही अटके रह जाएं, तो यह भी तो एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बीच में उनको नहीं छोड़े, जब तक उसको गंतव्य स्थान से उनकी सूचना, उनको लेने का, एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने की अनुमति नहीं मिल पाती, तब तक कैसे यहाँ की सरकार उनको यहाँ पे ले जाने की व्यवस्था करे। अभी बोली जा रही है कि यहाँ से ट्रेन जो है, ट्रेन जाने को तैयार है, बिहार और की सरकार लेने को तैयार नहीं है, तो इसका अनुमति, उनकी अनुमति आना, उनकी स्वीकृति आने के बाद ही पिछले 4 दिनों से महाराष्ट्र की सरकार एसटी से तो आगे बॉर्डर पर ले जा रही है। ये पिछले 4 दिन से काम पहले करती तो शायद इतने लोग नहीं मरते, जाया जा सकता था। जी, अभी आपके संपर्क में आप लोग, काफी लोगों को यहाँ से यूपी भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, आप उत्तर भारतीयों के संस्था से भी जुड़े हैं, उत्तर भारतीय विकास मंच से भी जुड़े हुए, उत्तर भारतीय मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं आप, जो यहाँ से लोग अप्रवासी मजदूर हैं, उत्तर भारतीय लोग हैं, उनको भेजने की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी उसको किस तरीके से समन्वय बिठा रहे हैं? देखिए, अभी तो रेलवे ने ट्रेन शुरू कर दी है और ट्रेनों की संख्या और ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। अगले 48 घंटे में, आज 200 ट्रेनें चली हैं, अगले 48 घंटे में 400 और ट्रेन चलेगी। समझ लीजिए 200 ट्रेनों में, हाँ, श्रमिक ट्रेन मुंबई अभी 200 ट्रेन रोज जा रही है। हाँ, आज 200 ट्रेनें मुंबई से कितनी ट्रेनें रोज जा रही हैं? मुंबई से 18 से लेकर 30 ट्रेनें रोज जा रही हैं जी। लेकिन मतलब आज भी देखिए, आज भी लगभग 22 ट्रेनें, ज्यादा ही ट्रेनें हैं, बोरीवली से है, बांद्रा से है, एलटीटी से है, एसटी से है, वीटी से ट्रेनें रोज छोड़ी जा रही हैं और बड़ी संख्या में छोड़ी जा रही हैं। गुजरात से ट्रेनें छोड़ी जा रही हैं। आज 200 ट्रेनें पूरे इसमें घंटे में 400 ट्रेनें का आ रही है। 5.5 लाख मजदूर 48 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। अभी 200 ट्रेनें चल रही, 2.5 लाख लोग आज अपने घर की ओर निकल जाएंगे। सरकार, केंद्रीय सरकार अपने बहुत काम कर रही है। सिर्फ समस्या यह है कि वहां जाने पर लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ेगा। लोगों को तो की सरकार पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में, अभी 28 दिन के लिए रखने लगी जी। तो हर तरह से सावधानी बरतनी पड़ती है और उत्तर प्रदेश की सरकार उस काम में लगी हुई है। कांग्रेस उसमें अड़ंगा डाल रही है। यह कांग्रेस को ऐसे समय में नहीं करना चाहिए
जी। अच्छा, अभी कुछ लोगों की ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरे हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा है, बीच में जो दलाल हैं, वो दलाली कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कहीं-कहीं घुसखोरी उल्टा-सीधा काम हो रहा है, जिसके चलते मज़दूरों को सही तरीके से जाने का ये रास्ता बातें नहीं दिखाई दे रहा है। ये बातें कुछ दिन पहले भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री के संज्ञान में लाई गई थी, जी, लेकिन पुलिस को चाहिए, सरकार का ये काम है, महाराष्ट्र सरकार उसमें देखे कि दलाली करने वाले, पैसा लेकर ट्रेन पर चढ़ाने वाले लोगों को रोका जाए और जी, जिन्होंने पुलिस के ग्रुप में फॉर्म भर के पुलिस स्टेशन में जमा किए हैं, उन लोगों को पहले भेजा जाए। जाना तो जी, सबको है, भेजना जो जाना चाहेगा सबको ले जाएंगे, लेकिन जी, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है, जिन्होंने पहले नहीं किया, उनको पहले भेजना चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भी दलाल है, पैसा लेने वाले हैं, महाराष्ट्र की सरकार अभी तक तो किसी को पकड़ी नहीं है। इस सरकार को पकड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। और उन जी, लोगों को जी, भी, जी, कल बांद्रा पर हजारों लोग आ गए, आज साकीनाका पुलिस स्टेशन पर सैकड़ों लोग आ गए। कुछ लोग जी, अफवाह फैलाने में लगे हुए, यहाँ से जी, ट्रेन जाएगी, पुलिस स्टेशन रजिस्ट्रेशन कर रहा है, पुलिस स्टेशन चलो। इस तरह से लोगों का की भावना को जागृत करके दिग्भ्रमित किया जा रहा है, दिशा और भूल की जा रही है। करने वाले, जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई तो करे। एक विनय जी, दुबे के ऊपर कार्रवाई सरकार ने किया, रुक गया था। अभी सरकार जी, कल के बांद्रा की घटना के पीछे कौन लोग हैं, उनको पता की जी। अफवाहें फैली और लोग अपना पैसा रुपया लगा करके स्टेशन तक जाएंगे नहीं। जब तक उनको एसएमएस नहीं आए, तब तक लोगों को नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, जनता को भी थोड़ा समझना चाहिए, लेकिन क्या है कि जनता इतनी दुखी है और 30 बाई 10 के कमरे में पतरे के रूम में इतनी गर्मी में रहते हैं, उनका भी कहीं न कहीं सब्र और धैर्य टूट रहा है। दूसरे महामारी फैलती जा रही है, संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, यह भी एक उनके अंदर एक भय पैदा करता है। ये सारी परिस्थितियों में अगर जरा सा भी कोई अफवाह फैलती है, तो लोग उसके ऊपर संज्ञान में ले लेते हैं और इधर-उधर भटक जाते हैं। लेकिन फिर भी हम उनको बोलेंगे कि संयम बरतें, क्योंकि ऐसी नादानी से आपका ही नुकसान होगा और आने और जो जाने की व्यवस्था है, उसमें व्यवस्था में रुकावट पैदा हो सकती है। अभी सही तरीके से सरकार और सरकार के लोग, प्रशासनिक लोग, पुलिस के लोग, सहकर्मी और सारे कार्यकर्ता जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं के लोग हैं, वह कार्य कर रहे हैं। सबको पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके ऊपर लोगों को धैर्य रखने की, संयम बरतने की जरूरत है। चलते चलते सिंह साहब, एक सवाल हम आपसे और करेंगे कि अगर सारे मजदूर ऐसे इस घरों से टीवी के माध्यम से मैं अपने जी, श्रमिक भाइयों से कहूंगा, आपने जी, इतने दिन का संयम रखा। देश में कोरोना तो कम्युनिटी जो स्प्रेड होता है, जी, उसको फैलने से बचाया है आपके संयम ने। बचाया है। तो थोड़ा जी, संयम और दिखाइए, आने के जी, का अवसर मिलेगा, लेकिन किसी अफवाह में मत आइए जब तक कि पुलिस का कोई एसएमएस मैसेज आपके फोन पर न आए। आप घर से जाने के लिए मत निकलिए। और 1 तारीख के बाद तो इतनी ट्रेनें चलने वाली हैं कि आप कोई अपने घर जरूर पहुंचेंगे। थोड़ा संयम रखिए। जी, चलते चलते सिंह साहब, एक सवाल मेरा और है आपसे कि जितने मजदूर हैं, ये सारे मजदूर अगर शहरों से पलायन कर जा रहे हैं गांव की ओर, तो आगे जब हमारे उद्योग, हमारी गतिविधियां चालू होंगी, जब हमको लॉकडाउन हम करके तो जिंदगी गुजार नहीं सकते, धीरे धीरे हमको आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारना है, मार्केट भी खोलने हैं, व्यापार को भी खोलना है, तो मजदूरों की जो किल्लत है, कंस्ट्रक्शन है, उद्योग है, फैक्ट्रियों में, वो उसको वो लेकर के कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा हमारी आर्थिक बाजार को तेजी देने के लिए। मजदूर तो सारे जा चुके होंगे, फिर कैसे इस पे गति आएगी? मजदूर तो यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के गए हैं, लेकिन जी, बड़ी संख्या में अभी भी हैं, रहेंगे। और जो जी, स्थानीय हमारे महाराष्ट्र के मजदूर हैं, जो श्रमिक जी, भाई हैं, भी काम जी, करेंगे। काम की शुरुआत होगी तो देश जी, में लोगों की आवाजाही फिर शुरू होगी और हमारे जी, जो स्थानीय श्रमिक हैं, वो काम में शुरुआत करेंगे और कमी पड़ेगी तो मजदूरों की आवाजाही फिर से शुरू होगी। उस बात की चिंता नहीं करना। देश में इतने आने जाने के आवागमन के साधन हैं कि आदमी 1 दिन 2 दिन में पहुंच सकता है। मैं आपको नोएडा उदाहरण देता हूं। एक फैक्ट्री बंद हो गई,
सारे मजदूर चले गए, लेकिन डीआरडीओ के लोगों ने कहा कि आप किट्स बनाइए। और कल उनका इंटरव्यू आ रहा था कि मेरे 97 मजदूर 2 दिन के अंदर वापस आ गए और हम हजारों की संख्या में रोज किट बना रहे हैं। इसलिए श्रमिक बाहर भी गए हैं। भर जहान है तो जहान है, जान बची रहेगी, वो फिर से आए और महाराष्ट्र की जो विकास की धारा है उसको और तेज करेंगे, वो कभी नहीं हटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, ये अब एक सरकार को भी अपने कर्तव्य को निभाना पड़ेगा ताकि मजदूरों को ये भरोसा हो कि हम कहीं भी रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सरकार हमारा ध्यान देगी। ये सारे किसी भी राज्य का, हम एक राज्य का नहीं, सारे राज्यों की सरकारों को, केंद्र के सरकारों को, सत्ता में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों को, आला अधिकारियों को, सभी लोगों को कहीं न कहीं मेल जोल बना करके, तालमेल बना करके काम करना होगा। महामारी आई है तो महामारी जाएगी भी, लेकिन देश को आज जो ठप पड़ा है आर्थिक दौर से, हमको मंदी में, आर्थिक मंदी का जो हम धीरे धीरे उसके गिरफ्त में गए हैं, उससे हम चलना पड़ेगा डबल, और उससे कई गुना तेजी से हमको मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, तब हम देश में व्यापार में आर्थिक कोई सुधार ला सकते हैं। भारत अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सकता है। इसके लिए मजदूरों का हमेशा सहयोग चाहिए देश को, और मिलता रहेगा, और मिलता रहेगा। बस मजदूरों की विश्वसनीयता को हमें खोने की जरूरत नहीं है, बस उनकी विश्वसनीयता बनाए रखने की जरूरत है। फिलहाल हम इस परिचर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। वक्त हो चला है छोटे से विराम का, जल्दी वापस लौटते हैं। देखते रहिए मेट्रो। नमस्कार।